Tariff is my favorite word. My favorite word in the English dictionary is the word tariff. ट्रम्प धमकी पर धमकी देते रहे, टैरिफ के नए नए तीर चलाते रहे और भारत पर डील का दबाव बढ़ाते रहे, लेकिन मोदी झुके नहीं। संकट आया तो मोदी ने संयम और सूझबूझ से काम लिया, व्यापार और कारोबार के नए नए रास्ते तलाशे और बदल दिया वर्ल्ड ऑर्डर। ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया। ट्रंप ने भारत से डील और टैरिफ घटाने का ऐलान अभी किया है, लेकिन असल में इसके पीछे मोदी का महीनों का प्लान है। दुनिया को लग रहा था कि भारत के अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन मोदी विकल्प भी बना रहे थे और उनकी टीम अमेरिका से कूटनीति और अर्थनीति पर बात भी कर रही थी। मोदी के मैजिक का ऐसा असर हुआ कि ट्रंप ने फैसला बदला और चीन पाकिस्तान से भी कम टैरिफ भारत का कर दिया। जो ये ख्वाब सजोए बैठे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि टैरिफ दूसरे देश द्वारा लगाया गया कर है, तो इसकी घोषणा वही करेगा। अब सोचिए जरा, जो 50% का टैरिफ है वो कैसे 18% आ गया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। क्या हुआ? 2 फरवरी की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर लंबी बात हुई और फिर ट्रंप ने रात होते होते बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, उनसे बहुत अहम बात हुई है। भारत और अमेरिका में बहुत बड़ी कारोबारी डील पर सहमति बनी है कि भारत अब 50% की बजाय सिर्फ 18% टैक्स भारत पर लगेगा। मतलब भारत उन देशों में है जिस पर सबसे कम टैरिफ लगेगा। टैरिफ मतलब टैक्स। भारत भी अमेरिकी टैरिफ घटाएगा और 0 की ओर बढ़ेगा, यह ट्रंप ने कहा। मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। यह भी तय हुआ कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। भारत अमेरिका से $500 अरब से ज्यादा का सामान खरीदेगा। यह ट्रंप कह रहे थे। मोदी ने भी डील के बाद ट्रंप से बात कर और समझौता कर खुशी जताई। संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पाद पर टैरिफ घटकर 18% हो गया। जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे करोड़ों लोगों को फायदा होता है और नए अवसर खुलते हैं। मैं ट्रंप के साथ अपनी साझेदारी को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने का उत्सुक हूं। मोदी ने टैरिफ कम होने और अमेरिका से डील की बात तो साफ कही, लेकिन कहीं भी मोदी ने नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। मोदी ने यह भी नहीं कहा कि भारत अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदेगा या फिर वो अमेरिका पर टैरिफ घटाकर 0 की ओर ले जाएगा। अब आपको बताऊं, अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है। ये टैरिफ कहां पहुंच गया और दुनिया के बाकी देश इस टैरिफ की लिस्ट में कहां है? देखिए जरा, यह है ट्रंप का टैरिफ डेटा और उधर देखिए, भारत पर 18% टैरिफ है, ब्राजील पर 50%, चीन पर 37% टैरिफ है, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, दक्षिण कोरिया पर 25% टैक्स है, थाईलैंड पर 23% और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। यह टैक्स वो है, ये देश जब अमेरिका में अपना सामान भेजेंगे बेचने के लिए उस पर यह टैक्स लगेगा। बांग्लादेश पर 20%, मलेशिया पर 19%, कोलंबिया पर 19%, इंडोनेशिया पर 19% और पाकिस्तान पर 19%, फिलीपींस पर 19%। यानी पाकिस्तान पर भी टैरिफ भारत से ज्यादा है। भारत पर 18% और सिर्फ ट्रंप के जो करीबी मुल्क हैं, यूरोपीय संघ के 27 देश, उन पर 15%, जापान पर 15% और भारत पर 18%। ये बेशक भारत की एक बड़ी जीत है। सुनिए जरा, अभिषेक मनु सिंह भी क्या कह रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी। भारत को भारत द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के देश द्वारा मालूम पड़ना चाहिए डिटेल्स ट्रेड डील के। इस बार बाद में तो कुछ हमको मिला है तथ्य, लेकिन शुरुआत हुई है। माननीय ट्रंप साहब बता रहे हैं भारत को कि क्या ट्रेड डील हुई है। तो ये समझता हूं मैं कि एक समृद्ध सबसे बड़े गणतंत्र का विश्व में हमें ये सूचना और उसके डिटेल्स बाहर से नहीं मिलने चाहिए। जो ये ख्वाब सजोए बैठे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि टैरिफ दूसरे देश द्वारा लगाया गया कर है, तो इसकी घोषणा वही करेगा। हम अपने एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, तो अगर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तो उसको घटाने की घोषणा भी भारतीय सरकार करेगी। कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के टैक्स के बारे में घोषणा नहीं कर सकता। मुझे लगता है इतनी सामान्य सहज बुद्धि और समझ जिन लोगों में नहीं है, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
विश्व के बड़े बड़े आर्थिक ब्लॉक्स के साथ होने वाली इन आर्थिक डीलों को समझना शायद उनकी बुद्धि से परे है। अब देखिए, डील हुई अमेरिका और भारत के बीच, मोदी और ट्रंप के बीच, लेकिन इससे फायदा पूरे हिंदुस्तान को होगा। किन किन सामानों पर फायदा होगा? सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलता हूं। डील के बाद कानपुर में व्यापारी कारोबारी एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे, रश में डूबे हुए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद मोदी जी, आप भी लगा लो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, अमेरिकन टैरिफ घटने पर बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अमेरिकन टैरिफ घटने पर बधाई हो, नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो। अब देखिए जरा, क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या महंगा होगा, क्या असर पड़ेगा। भारत में खूब बिकेगा, अमेरिका में भारतीय सामान खूब बिकेगा। अमेरिका में अब भारत ज्यादा सामान बेच सकेगा। 50% टैरिफ लगने से भारत के सामान महंगे हो गए थे अमेरिका में। अब टैरिफ 32% कम हो गया है, सामान सस्ता हो जाएगा। यानी 32% कम करके 18% हो गया। सामान सस्ते होने का सीधा मतलब है वहां डिमांड अमेरिका में भारत की बढ़ जाएगी। मतलब अमेरिका में मेड इन इंडिया सामान खूब बिकने लगेगा। सबसे ज्यादा असर कपड़ा उद्योग को बंपर फायदा होगा। भारत 28% कपड़ा अकेले अमेरिका को बेचता है और टैरिफ बढ़ा तो कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। उसे यूरोप समेत दूसरे विकल्प खोजने पड़ रहे थे। टैक्स कम होने से अमेरिका में भारत के कपड़े खूब बिकने लगेंगे। यानी भारत के कपड़ा उद्योग में बंपर उछाल आने वाला है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स, भारत से काफी मशीनरी और ऑटो पार्ट्स अमेरिका जाते हैं। बीच में टैरिफ बढ़ने से हुआ क्या, कंपनियां घाटे में आ गई और अमेरिका से उनका ऑर्डर भी कम हुआ और आमदनी भी कम हो गई थी। लेकिन टैक्स घट गया तो कारोबार भी बढ़ेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए जरा, ज्वेलरी सेक्टर में क्या होगा। भारत के हीरे, रत्न और आभूषण की अमेरिका में भारी मांग है। टैरिफ बढ़ा तो सूरत समेत कई शहरों को बड़ा घाटा झेलना पड़ा। लेकिन टैक्स घटा तो भारत के गहने अमेरिका में फिर खूब बिकने लगेंगे। यानी ज्वेलरी सेक्टर में भी बंपर फायदा हो सकता है। आईटी सेक्टर और नौकरी, आईटी सेक्टर के लिए भले सीधे कोई बड़ा ऐलान ना हुआ हो, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के संबंध और बेहतर होंगे। इससे उसका सीधा असर आईटी और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। जो भारतीय युवा अमेरिकी कंपनियों से दूर जा रहे थे अब तक, वो फिर अमेरिकी कंपनियों को तरजीह दे सकते हैं। अब सुनिए जरा, इस बड़ी डील के बाद क्या कह रहे हैं भारत के लोग और कारोबारी और व्यापारी। अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है उससे हमारे व्यापार को फिर से नई एक शिखर मिलेगी। राजकोट और सौराष्ट्र एमएसएमईज को काफी हद तक इससे बूम मिलने वाला है। आने वाले दिनों में निकास बढ़ सकती है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पॉजिटिवली आएगा, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। ये एक सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हम सिर्फ 18% पे अभी आ जाएंगे। दूसरे कंट्री के मुकाबले हमारा थोड़ा सा कम रेट है। खास करके लेदर इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे कारोबार बंद हो चुके थे। टैरिफ 18% कर दिया गया। इससे निश्चित रूप से जहाँ पर हम खड़े हैं इस बाजार में, रेडीमेड होजरी की इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये कानपुर की इंडस्ट्री, पूरे देश को लाभ होगा। अच्छा है, बेहतर रहेगा और अब जो कस्टमर छूटे उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए जरा, वहां पाकिस्तान की संसद में इस डील पर वाह हो रहा है। यहां कारोबारी मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन आज संसद में बवाल हो रहा था इस डील पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर जिसमें राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के अलावा देखिए बाकी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह संसद में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन आखिर सांसद प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने ट्रेड डील में देश बेच दिया है। मोदी घबराए हुए हैं, उन पर भयंकर दबाव है और दबाव में उन्होंने समझौता कर लिया है। पीयूष गोयल ने कहा, राहुल को मिर्ची लग गई है, वो नकारात्मकता के प्रतीक है, इसलिए बेवजह डील को लेकर गुमराह कर रहे हैं। हमने देश के हितों को प्राथमिकता दी है। अमेरिका से भारत को मजबूत करने वाली डील हुई है। दोस्ती के आधार पर पीएम मोदी ने डील कराई है। अब देखिए, जयराम रमेश कह रहे हैं, वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश हुआ है, लगता है पीएम मोदी ने हार मान ली है। पाकिस्तान ने सीजफायर की तरह ट्रेड डील का ऐलान ट्रंप की ओर से किया गया है। क्या सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हो गई है? किरण रिजिजू ने कहा, अमेरिका से ट्रेड डील ऐतिहासिक कदम है। बड़े बड़े देश भारत के साझेदार बनना चाहते हैं। 39 विकसित देशों ने व्यापारिक समझौता किया है। दुनिया भर में भारत की पहचान और कद बढ़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। बीजेपी वाले पहले भी विदेशियों के एजेंट थे और आज भी हैं।
जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को अच्छे काम में भी सिर्फ बुराई दिखती है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तब विपक्ष कह रहा था सरकार कहां है, ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया तब भी विपक्ष को दिक्कत है। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के जो किसान हैं सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने दो। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका से डील कर ली, बोलो आपकी थाली में विदेशी जमाना होगा। सोचो स्वदेशी कहने वाले कहां है, एयर कंडीशन में बैठे क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वदेशी का नारा देने वाले लोग तो ये देश को ही जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है, दुनिया भारत से आर्थिक रिश्ते बनाना चाहती है। ये इसका कारण है। तो मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन। ये जो ट्रंप और मोदी के बीच में डील हुआ है वो कायरपना है। हम झुक चुके हैं। हमारी सरकार जो करना चाहती है, जो ट्रंप करना चाहता है, उसको एक गुलाम जैसे करती है। और हमारे कृषक और श्रमिक, किसान श्रमिक, उन सबको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है। आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए। अब देखिए जरा, डील हो गई लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है डील नहीं हुई। आपने सुना मणिशंकर अय्यर को जो कह रहे हैं सरकार झुक गई है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी हकीकत और फसाना। पार्लियामेंट में देखिए पेपर उछाले जा रहे थे, हंगामा इस कदर होने लगा संसद के अंदर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद में विपक्ष विरोध करते करते वेल तक आ गया और उसके बाद स्पीकर के ऊपर, जो चेयर पर थे उस वक्त, उनके ऊपर पेपर उछाले। अब देखिए जरा विपक्ष का आरोप क्या है। विपक्ष का आरोप है कृषि बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुल जाएंगे इस डील से। किसानों के हितों का क्या होगा? सरकार का कहना है भारतीय किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है बिचौलियों का एक नया वर्ग तैयार होगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, किसानों की आय कम हो जाएगी, अपनी जमीनें बड़े कॉरपोरेट्स को बेचनी पड़ेगी। सरकार कह रही है संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों की रक्षा की जाएगी। विपक्ष का आरोप है क्या अमेरिका यह तय कर रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे? सरकार ने कहा वेनेजुएला पर जब पाबंदी थी भारत ने वहां से तेल नहीं खरीदा है, अब पाबंदी हट चुकी है इसलिए बाजार भाव के आधार पर ही खरीद होगी। विपक्ष कह रहा है अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदा जाएगा तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? सरकार कह रही है यह डील भारत के बाजार और विदेश से कारोबार को मजबूत करने वाली। विपक्ष का कहना है अमेरिका भारत को अपने मन मुताबिक तेल खरीदने पर मजबूर कर रहा है। सरकार का कहना है तेल खरीद में भी देश को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां से तेल सस्ता मिलेगा, यानी तेल खरीद भी बाजार मूल्य के हिसाब से तय होगा। विपक्ष का आरोप है कि ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हो गई है। सरकार का जवाब है सरकार ने कहीं भी रूस से तेल खरीद बंद करने की बात नहीं की है। सुनिए जरा इस डील पर सियासतदान क्या सवाल उठा रहे हैं। का कह रहा है कि हिंदुस्तान अब तेल रूस से नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा। ये निर्णय हमको करना है, हम ले या ना ले हमारे ऊपर होना चाहिए। तो जहां पहले 5 या 7% टैरिफ था, आज वो 18% है। इसमें खुशी बनाने की क्या समझ में नहीं आता। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी?
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्र हित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। थैंक यू। तो सांसद कह रहे हैं कि वो विरोध करते रहेंगे और ऐसा ही विरोध वो संसद में कर रहे थे। स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे उनके ऊपर पेपर उछाले गए और पेपर उछालने के इस अपमान पर कार्रवाई हुई। बाकायदा संसद में किरण रिजिजू सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। In the well of the house and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the house for the remainder of the session under rule 3742. किरण रिजिजू प्रस्ताव लेकर आए कि जो सांसद पेपर उछाल रहे थे उन्हें सदन से निलंबित किया जाए और उसके बाद ध्वनि मत से वोट हुआ कि उन सांसदों को क्या सदन से बाहर किया जाए, निलंबित किया जाए। पक्ष यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, तब स्वीकृत हुआ। देखिए, जैसे ही 8 सांसदों को निलंबित किया गया तो चेयर पर दिलीप सैकिया थे, उनके ऊपर भी पेपर उछाल दिए गए। यह है कि श्री किरेन रिजिजू, अब देखिए जरा कितने सांसदों को निलंबित किया गया है संसद में उधम करने को लेकर। डील पर 8 सांसद सस्पेंड हुए। अमेरिका और भारत डील को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के दौरान स्पीकर की कुर्सी पर कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी मौजूद थे। बवाल कर रहे विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ पेपर के टुकड़े उछाले। इसके बाद एनडीए सांसदों ने आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत की। दोपहर 3 बजे जब चौथी बार लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने कागज फेंकने वालों पर कार्रवाई के संकेत दिए। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। सदन से ध्वनि मत से सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव मंजूर हुआ और निलंबित किए गए 8 सांसदों में से 7 कांग्रेस पार्टी के थे। सांसदों को निलंबित करने के बाद विपक्ष ने फिर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। संसद परिसर में राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ नारेबाजी भी की। अब देखिए कौन कौन से सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। अमरिंदर सिंह राजावरिंग पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा गुरजीत औजला ये भी अमृतसर पंजाब से कांग्रेस सांसद हैं। डीन कुरियाकोस केरल से कांग्रेस के सांसद हैं और हिबी ईडेन जो केरल के कांग्रेस के सांसद हैं। मणिकम टैगोर भी तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद हैं, सस्पेंड हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना से कांग्रेस सांसद हैं, इनका सस्पेंशन हुआ है। प्रशांत पडोले गोंदिया से कांग्रेस के सांसद हैं, इन्हें सस्पेंड किया गया है। एस वेंकटेशन मदुरै से सांसद हैं सीपीएम के। तो ये 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया। सुनिए जरा जिन्हें निलंबित किया गया वो सांसद क्या कह रहे हैं। अपोजिशन लीडर का बोलने नहीं दे रहे हैं और हम लोगों का अपोजिशन मेंबर्स का ये कर्तव्य है और हम लोगों का नेता का बोलने नहीं देंगे, राहुल गांधी जी का बोलने नहीं देंगे, 240 का एमपीज का अपोजिशन लीडर्स का बोलने नहीं देंगे। हम उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए हम लोगों का सस्पेंड किया। हम लोग तो बाहर कल बैठेंगे, 8 लोग हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए बाहर बैठ के धरना देंगे। हम लोग ये लोकतंत्र के मंदिर में हमारा विपक्ष का नेता श्री राहुल गांधी अपने मुद्दे उठाना चाहता है, लेकिन उसका बार बार माइक बंद करना, उसको बार बार डायरेक्शन देना, आप ये कोट नहीं कर सकते, ये कोट नहीं कर सकते, उसका गला बंद करके वो कैसे आवाज निकालेगा अपनी। हम आप पिछले 8 साल से यहाँ सांसद हैं, कभी ऐसा हो कि डेली हम कागज पार के फेंकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका नहीं है कि आप विपक्ष की आवाज दबाओ। उसका एक माइक ऑन करो, 5 उधर से ऑन कर देते हो गाली देने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर ये कहते हैं ये किताब का आप हवाला नहीं दे सकते। पेपर फाड़ना ये असंसदनीय कैसे हो सकता है? आप ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का बार बार ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती है? कुछ गलत नहीं किया आप कह रहे हैं। हमने कुछ नहीं, जनता का जो प्रश्न है वो हक है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और आगे में भी लड़ते रहेंगे। इसके लिए भी ये फांसी पे चढ़ाएंगे तो हम तैयार हैं। हमारी सांस प्रणाली पर, सांस नाली पर हाथ रख दोगे, हमें सांस नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताओ? हमने कोई गुनाह किया है?
आप हमने एक पेपर पढ़कर अपना विरोध में अगर किसी ने जताया है तो इसका मतलब आप हमें सजा दोगे? आप हमें बोलने दीजिए। हम सम्मान करते हैं, चेयर का सम्मान करते हैं, पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को मानते हैं, लेकिन आपको ये गलत नहीं करना चाहिए था जो आपने हमारे साथ किया है। ये सरासर जास्ती है, धक्का है। कौन सा ऐसा बॉम्ब था? आप उसका जवाब दे देते राहुल गांधी जी की बात कर। अब देखिए, संसद में बवाल इसलिए भी हो रहा है, सांसद कह रहे हैं कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है रूस यानी पुतिन से क्या अब भारत तेल नहीं खरीदेगा? भारत क्या अब तेल ट्रंप से खरीदेगा? क्या पुतिन को किनारे कर देगा? तो आइए मैं आपको हकीकत बताता हूं, सच क्या है, भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा था, कितना तेल खरीद रहा है। तो ये आपके सामने भारत और रूस के बीच जो तेल की खरीदारी है उसके आंकड़े हैं। सबसे पहले देखिए जरा, अगस्त 2025 में भारत खरीद रहा था रूस से तेल, रोज 20 लाख बैरल रोजाना तेल भारत खरीद रहा था। उसके बाद देखिए, फिर नवंबर 2025 में 20 की जगह 18 लाख बैरल पर आ गया हर रोज भारत। उसके बाद दिसंबर 2025 में 12 की जगह 18 की बजाय 12 लाख प्रति बैरल पर आ गया दिसंबर में। और फिर जनवरी 2026 में 11 लाख बैरल, यानी अगस्त से जनवरी तक लगभग देखिए 9 लाख बैरल तेल खरीदना पहले ही भारत कम कर चुका है। अब आखिर सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदना कम क्यों कर दिया है? सांसद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन भारत कह रहा है जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम तो वहां से खरीदेंगे, और यह सच है। कैसे? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईंधन का खरीदार है, जो सालाना करीब 170 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदता है। कुछ सालों से भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, यह भी सच है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक रूस से खरीदी में गिरावट जारी रहेगी। इसके पीछे वजह है, भारत तेल खरीदी में अपने हित ऊपर रखता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा था। रूस 2021 के बाद भारत को $15-16 प्रति बैरल की छूट देता था, यानी मार्केट रेट के मुकाबले भारत को रूस से तेल खरीदना फायदेमंद सौदा था। तभी 2021 से पहले भारत की रूस से तेल खरीदी सोचिए 0.2% थी सिर्फ, यानी रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल खरीदता था। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो रूस पर सैंक्शन प्रतिबंध लग गए और रूस से लोगों ने तेल खरीदना कम कर दिया। रूस ने सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू किया, तो भारत ने अपने हितों को आगे रखते हुए रूस से 35 से 40% तेल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि फायदा होता था और देश में तेल के दाम भी नहीं बढ़ रहे थे। मगर फिर कच्चे तेल के दाम गिरकर $60 से $65 प्रति बैरल आ गए। बाजार भाव के मुकाबले रूस ने अब भारत को दी जा रही छूट कम कर दी है पहले के मुकाबले। तो भारत ने रूस से खरीदी कम करके अमेरिका से खरीदी बढ़ा दी। अक्टूबर 25 में अमेरिका से तेल आयात करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो 4.5 साल का सबसे ज्यादा था। यह बढ़कर अब 18 लाख बैरल हो सकता है हर रोज। अब तो भारत वेनेजुएला से भी कच्चा तेल खरीदने वाला है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा 300 बैरल तेल का भंडार जो है वो वेनेजुएला के पास है, जहां से अमेरिकी कंपनियां तेल निकालेंगी और भारत तेल खरीद सकेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो, लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, होगी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या होगा। ट्रम्प को खुशी करना हम जैसे देश की कोई जिम्मेवारी तो नहीं बनते। हम अपना स्वार्थ देखेंगे। अगर वेनेजुएला से तेल आयात करते हुए हिंदुस्तान के आम लोगों को सस्ते में अगर तेल आपूर्ति हो तो अलग बात है, लेकिन तेल कंपनियां और हिंदुस्तान की सरकार ये तो नहीं कहते कि मैं वेनेजुएला से सस्ते में तेल खरीदते, क्योंकि अमेरिका ये कह रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तानियों आप लोगों को भी सस्ते में तेल मुहैया किया जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद ट्रंप की आज पहली तस्वीर आई व्हाइट हाउस से। ट्रंप व्हाइट हाउस में सामने आए और उधर डील हुई, और दूसरी तरफ भारत के बाजार में गजब उछाल देखने को मिला, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो सोना हो, या डॉलर के मुकाबले रुपया हो। तो देखिए जरा डील से कैसे सारे बाजार की बाछें खिल गई। क्या बाजार का, शेयर बाजार का हाल देखिए।
अमेरिकी डील से भारत के शेयर बाजार में बंपर उछाल आया है। एक वक्त तो सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट उछल गया था और आखिरकार 2070 अंकों की उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 640 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। रियलिटी, ऑटो और आईटी के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। निवेशकों को 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। सोना चांदी लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी दिखी। चांदी के दाम में करीब 32,000 रुपए यानी 13% की बढ़त थी। 1 किलो चांदी का भाव 2.68 लाख रुपए पर पहुंच गया यानी 2,68,000 पर। सोने में भी करीब 8,000 रुपए यानी 5% की तेजी देखी गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,52,000 रुपए पहुंच गया। दूसरी तरफ देखिए, रुपया भी मजबूत हुआ डील के बाद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त हुई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 129 पैसे मजबूत हुआ। तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है। आरबीआई के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ है। सुनिए जरा अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस डील से क्या फायदा होगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। इसके अलावा हम देखें फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इन सब का करीब $60 बिलियन का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था वो प्रभावित हो गया था जब से 50% टैरिफ लगा था। भारत के एक्सपोर्ट को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मदर ऑफ डील्स हम पहले ही कर चुके हैं। मैं इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कहता हूं। तो मदर फादर अब दोनों हमारे साथ हैं। भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। नॉन टैरिफ बैरियर्स को किस तरह से सुलझाया जाएगा, उसमें भी चीजों में अभी समय लगेगा। साफ हो गया है कि 50% का टैरिफ खत्म हो गया है, 18% तक आ चुका है और बहुत से दूसरे देशों से यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की डील की है, उन सभी से कम है भारत का ये जो टैरिफ लगाना है अमेरिका का। इसलिए भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बाजार उसको दिखा रहा है कि उसको कैसा लगता है इससे। अब एक बहुत बुनियादी सवाल है, भारत और अमेरिका के बीच टेंशन हाई थे, हालात और रिश्ते कैसे थे, पूरी दुनिया उस पर बात कर रही थी, लेकिन आखिर ऊंट ने करवट ली कैसे? हर तस्वीर के मायने होते हैं। पिछले दिनों ये तस्वीर सामने आई जब भारत और यूरोपीय यूनियन में बड़ी डील हुई, ट्रेड फ्री करने को लेकर डील हुई। अब देखिए कैसे नरम पड़े ट्रंप। बात यह है, भारत यूएस के बीच ट्रेड डील पर बातचीत काफी वक्त से दरअसल चल रही थी। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए 50% तक टैरिफ भी लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद करने की शर्त रखी। इस बीच भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ महाडील कर ली। यूरोपियन यूनियन के साथ डील ने यूएस से बातचीत में भारत की ताकत बढ़ा दी और अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय यूनियन की डील को बड़ा कदम बताया था। जानकारों का कहना है यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से अमेरिका बिल्कुल सकपका गया। अमेरिका को लगने लगा कि डील नहीं हुई तो आर्थिक नुकसान होगा। भारत जैसी अर्थव्यवस्था से डील ट्रंप का राजनीतिक फायदा भी था। ट्रंप के सामने खुद को ग्लोबल डील मेकर पेश करने का मौका था। ट्रंप के पास अमेरिकी कामगारों के बीच हीरो बनने का भी मौका था और इन सब के बीच अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने बड़ी भूमिका निभाई है। उनके आने के बाद से कम वक्त में ही ये डील फाइनल हो सकी है। अमेरिका जंग तभी रोकेगा, शर्त है कि ईरान अपना परमाणु बम बनाने का जो ख्वाब है उस ख्वाब को खत्म कर दे। ईरान अपने परमाणु बम बनाने के सपने को छोड़ दे, यही शर्त है अमेरिका की, तभी वो जंग से पीछे हटेगा। क्या ईरान का एटमी मुल्क बनने का सपना टूट जाएगा? क्या खमनेई अपने जीते जी कभी ईरान को वो ताकत नहीं दिला पाएंगे जो परमाणु बम हासिल करके मुस्लिम मुल्कों में खुद को बड़ा खलीफा साबित कर सके? खमनेई के सपने पर फुल स्टॉप लगाने का ठेका ट्रंप ने लिया है। अमेरिका ने ईरान से युद्ध टालने के लिए सीधी शर्त रख दी है, परमाणु छोड़ो और बातचीत करो। यानी ईरान के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। या तो बरसों से चल रहा उसका परमाणु प्रोग्राम बंद कर दे या फिर ट्रंप के युद्धक बेड़े का सामना करे। अब फैसला खमनेई को करना है, क्या वो एटम बम चाहते हैं या फिर ट्रंप से सीधी टक्कर। अब आइए आपको बताऊं क्या है शर्त।
ईरान अमेरिका में बातचीत का मुद्दा परमाणु बम रहेगा, जो दोनों के बीच जंग रोकने की शर्त है, जिसकी वजह से कई दशकों से दोनों देशों में ठनी हुई है। और अब ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, लेकिन खamenei का मुल्क चोरी छिपे परमाणु बम बनाने में लगा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इतना संवर्धित यूरेनियम तैयार कर लिया, यानी इतना प्यूरिफाइड, इतना शुद्ध यूरेनियम बना लिया ईरान ने, जिसके जरिए वो जल्द ही कई परमाणु बम बना सकता है। इसके लिए ईरान कई परमाणु ठिकानों पर भी काम कर रहा है। ईरान के 3 ठिकानों पर जून 2025 में अमेरिका ने बमबारी की थी। इन एटमी अड्डों पर बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछड़ गया है, लेकिन खबरें हैं कि हमलों से पहले ईरान ने यूरेनियम वहां से हटा लिया था। इसी संवर्धित यूरेनियम को किसी देश को ट्रांसफर करने की भी चर्चा है, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर खamenei के सलाहकार ने इससे इनकार कर दिया और साफ कहा है कि ईरान अपना यूरेनियम किसी देश को नहीं देगा। मतलब ईरान अपनी एटम बम बनाने की जिद नहीं छोड़ने वाला है। उधर ट्रंप किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अमेरिका ने 3 शर्त रखी थी। पहली, ईरान यूरेनियम की प्रोसेसिंग बंद करे, यानी उसका शुद्धिकरण। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोके। और तीसरा, आतंकी गुटों को समर्थन ना दे। लेकिन ईरान ने इनकार किया और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा अगर गलती की तो कोई अमेरिकी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्षेत्र में भड़की आग अमेरिका और उसके सहयोगियों को जला देगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी कमांडर। به نمایندگی از شما و همه رزمندگان عزیز اسلام به ایشون بدم که मैं दुश्मन को आपके और इस्लाम के सच्चे सिपाहियों के दम पर चेतावनी देना चाहता हूं कि इस्लाम रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझदारी से पेश आइए, वरना हमारे ऐसे कदम देखने को मिलेंगे जिनका आपको बहुत पछतावा होगा। عاقلانه رفتار نمایند. अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुरू करने को लेकर कूटनीतिक कदमों की समीक्षा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के निर्देश के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी है। ईरान पर लगे प्रतिबंध खत्म किए जाने चाहिए। अमेरिका अपने नौसैनिक बेड़े को भी वापस ले जाए। ईरान के दुश्मन ईरान की शक्ति को सहन नहीं कर सकते। उनका लक्ष्य ईरान को बर्बाद करना था, लेकिन महान ईरान राष्ट्र ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। करीब 1 महीने में हम ट्रंप, अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए अंतिम संस्कार की नमाज पढ़ेंगे। अब देखिए जरा, ट्रंप ने शर्त रख दी है कि जंग तभी रुकेगी जब अपना परमाणु प्रोग्राम कैंसिल कर दोगे, लेकिन इससे पहले इसके लिए बातचीत होगी। दोनों लोग बातचीत की टेबल पर आएंगे। ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। दोनों मुल्क अपने अपने दूत भेजेंगे बातचीत के लिए। क्या जंग रुक जाएगी ईरान और अमेरिका में अगर ईरान मान जाता है तो? देखिए जंग कहां कैसे रुकेगी और कहां बातचीत होगी। ईरान और अमेरिका में धमकियों के बीच बड़ी खबर यह आई कि अब ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत के लिए राजी हो गए। अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों ने बातचीत की इजाजत भी दे दी है और कहा जा रहा है तुर्की में जल्द ही दोनों देशों के नेता मिलेंगे। राजधानी इस्तांबुल या अंकारा में शुक्रवार को यह बैठक हो सकती है, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री और ट्रंप के दूत शामिल हो सकते हैं। बैठक में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिका का पक्ष रखेंगे। बैठक का मकसद दोनों देशों में बढ़ते तनाव को कम करना है, इसलिए तुर्की, कतर, मिस्र जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं। खाड़ी देश कैसे भी करके ईरान अमेरिका में युद्ध को टालना चाहते हैं। और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन धमकी और बेवजह की डिमांड ना हो। लेकिन ट्रंप ने बातचीत सफल ना होने पर ईरान को धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा बैठक सफल नहीं होती है तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। धमकियों के बावजूद बातचीत के पीछे दोनों देशों की मजबूरी है। ईरान इसलिए डरा है क्योंकि अमेरिकी युद्धपोत उसके नजदीक आकर खड़े हो गए। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने 8 सैन्य ठिकानों पर खतरा दिख रहा है कि ईरान वहां मिसाइल दाग सकता है। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ने माना है कि हमारे 40,000 सैनिक खतरे में हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं और ईरानी विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। हमारे बड़े बड़े जहाज इस समय ईरान की ओर रवाना हो रहे हैं। अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है और अगर दोनों पक्ष कोई समझौता कर सकते हैं तो वह बेहतर होगा। अगर हम डील नहीं कर सकते तो संभवतः बुरी चीजें हो सकती हैं। We have always been ready for war
ईरान हमेशा समानता, पारंपरिक सम्मान और हितों के आधार पर कूटनीति के लिए तैयार रहा है, लेकिन हम दबाव, धमकियों और एक तरफा शर्तों के तहत बातचीत स्वीकार नहीं करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देश की बात करते हैं। देश में एक बवाल चल रहा था, हंगामा हो रहा था जो शांत हो गया था, लेकिन अब फिर उबाल मार रहा है। यूजीसी पर विरोध बनाम समर्थन की लड़ाई हो रही। 3-4 दिन देश के अलग अलग शहरों में विरोध हुआ। जो यूजीसी के नए नियम आए थे उनके खिलाफ विरोध हो रहा था, लोग सड़कों पर उतरे, मामला सुप्रीम कोर्ट गया और नए नियम पर रोक लग गई। लेकिन नियम पर रोक लगी तो अब दूसरा पक्ष यानी पिछड़ी जातियों से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं कि नियम लागू किए जाएं। अगली तस्वीर दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं दिल्ली की तस्वीर, जहां यह प्रदर्शन हो रहा है कि यूजीसी के नए नियम लागू हो। तो अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, आप देखिए बिहार की राजधानी पटना में भी पिछड़ा वर्ग सड़कों पर उतरा और यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग कर रहा था। और ये विरोध प्रदर्शन जो पटना में हो रहा था यूजीसी के नए नियम लागू करने को लेकर, वो पुलिस से झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे। अब देखिए जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के नए नियम के समर्थन में, वो क्या कह रहे हैं। पहले विरोध हो रहा था, अब समर्थन। यूजीसी के नए नियमों को लेकर लगातार महाभारत हो रही। पहले नियम आए तो सवर्णों ने इसका विरोध किया, जोरदार विरोध, जिसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों पर रोक लगा दी। अब इसी रोक के खिलाफ दिल्ली से बिहार तक प्रदर्शन शुरू हो गया। पटना कॉलेज के छात्रों ने नए नियम लागू करने की मांग की, साथ ही निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की। पटना कॉलेज से गांधी मैदान तक मार्च निकालने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छात्र इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के रूप में बता रहे हैं। दरअसल यूजीसी ने कुछ दिन पहले नए नियम और गाइडलाइन जारी की। इसमें पहली बार जाति आधारित भेदभाव की साफ परिभाषा दी गई थी, जिसमें कहा गया SC/ST के साथ OBC से भेदभाव को गंभीर माना जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन नहीं लिया तो यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन सवर्ण समाज ने आरोप लगाया कि इन नियमों का दुरुपयोग किया जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी को कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी और कहा कुछ प्रावधान साफ नहीं है, दुरुपयोग की आशंका से इसे रोक लगाया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। किसी व्यक्ति या विशेष या किसी जाति या बिरादरी का नहीं, ये सबके लिए है। यूजीसी जो है ये सबके लिए है। इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं खुद जो आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो लोग हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग हैं कमेटी में, सभी लोग के समर्थन से लोग कर रहा है। देश का ऐतिहासिक आंदोलन होगा जो बिहार का मुखिया, भाजपा के लोग और देश के प्रधानमंत्री जीवन में कभी ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा। इतनी बड़ी आंदोलन होगी देश में, याद रखना। देश के 90% संस्थानों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बात न्यायालय ने ही माना है। फिर न्यायालय चंद कुछ लोगों के उतरने के बाद इस पे स्टे कैसे लगा सकती है। यूजीसी रेगुलेशन जो SC/ST OBC को कॉलेज में जातीय भेदभाव दूर करने के लिए बनाया गया था, वो पुनः वापस हो, कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, क्योंकि SC/ST के जज नहीं है वहाँ पर, इसलिए रोक लगा दिया जाता है 15 दिन में। EWS आरक्षण पर क्यों नहीं रोक लगाया गया। जितने भी स्वर्ण क्लास और अपर कास्ट है उनके पास बोलने की आर्गुमेंट्स नहीं है।
उनके पास कोई पुख्ता चीज ही नहीं है कि वो बोल सके। उनके पास बस एक मुद्दा है कि फॉल्स एक्यूजेशन का केस लग जाएंगे। ऐसे तो आपके जितने भी महिलाओं के कानून है, ये जितने भी कानून तो बनेगा ही नहीं फिर तो। जो लोग विरोध में उतर रहे थे वो एक ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि शोषण विश्वविद्यालय में होते रहना चाहिए। जो आज दोबारा जो लोग उतरे हैं उनका ऐसा मानना है कि शोषण जो है खत्म होना चाहिए। ये फर्क है। न्यायालयों से लेकर सड़कों से लेकर जिस तरीके से ये लड़ाई चलती रही है, हम आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और हम जो ये छात्रों का हक है, जो डिस्क्रिमिनेटेड छात्र, जो प्रेस कम्युनिटी से मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनका बेसिकली ये हक है, उसको लागू करने की मांग पुरजोर तरीके से रखते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से खबर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, उस पर बहुत बात हो रही है, उस पर बवाल भी हो रहे हैं और सवाल भी हो रहे हैं। मोहम्मद दीपक का कसूर क्या है? सवाल ये है। खबर आपको बताऊं, या सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखा हो कि कोटद्वार में बाबा नाम की एक दुकान थी। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि दुकान का नाम बदलिए, और उस दौरान वहां बहस और हंगामा हुआ। जो बहस और हंगामे के दौरान जो शख्स सामने आया उसका नाम दीपक था। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, यह है दीपक कुमार। दीपक कुमार ने उस वक्त सामने आकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोका है। दीपक जिम चलाते हैं, जिम ट्रेनर हैं, जिम के मालिक भी हैं, और दीपक को अब धमकियां मिल रही हैं। देखिए जरा, दीपक की वो तस्वीर है जिस वक्त बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्हें दीपक ने रोका। सिद्धबली की बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। अजीत ने वो ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना, बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से? अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? ये बाबा हमारी पहचान है। हमारी पहचान है। क्या पहचान है? बाबा हमारी पहचान। पहले बात हो चुकी है, उनके पास पहले आए, चेंज कर देंगे। क्या बात होगी? उन्होंने आए, चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। चलिए कोटद्वार छोड़ने के लिए बोलिए। कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे। किसने कह दिया कोटद्वार छोड़ने के लिए? कोई नेता मैं आराम से कर रहा हूँ भाई, बात सुन ले। आराम से बात कर रहे हैं। चेंज करेगा भाई? एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम? कहा था ऊपर नाम लिखने का, नाम लिखने का कहा था कि शुभ अहमद लिख देना। तूने कब से लिख रखा नाम? मैं तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने कहा ना, आप करना जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? तो दीपक ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोका। उसके बाद वो कार्यकर्ता दीपक के जिम तक पहुंच गए। जिम के बाहर हंगामा और बवाल शुरू हो गया। दीपक वहां पहुंचे। दीपक के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, तो दीपक को पुलिस ने रोका है। दोनों में आमना सामना हो रहा था। भाई साहब मेरी बात सुन लो, देखो जो गलत है गलत है भाई साहब। नहीं आएगा। लेकिन दीपक अब परेशान है, इस कदर परेशान है कि उनका परिवार डरा हुआ है और खौफ में। कोटद्वार में बाबा दुकान के नाम को लेकर बवाल मचा और इस दौरान जिम ट्रेनर दीपक ने दुकानदार का समर्थन किया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दीपक को हीरो बताया, लेकिन बीते कुछ दिनों से दीपक बेहद परेशान चल रहे हैं। दीपक ने कहा उन्हें कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं। एक हफ्ते से उनका पूरा परिवार घबराया हुआ है। बच्ची एलकेजी में पढ़ती है लेकिन स्कूल नहीं जा पा रही है। घर में मां और पत्नी है, तबीयत भी खराब चल रही है। काम करना चाहता हूं लेकिन जिम भी नहीं चल पा रहा है उनका। मेरे खिलाफ बेवजह केस दर्ज कर लिया गया है, मैं परेशान हूं। दरअसल कोटद्वार में बवाल की कहानी एक हफ्ते पुरानी है, जब बजरंग दल कार्यकर्ता कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। कपड़ों की दुकान का नाम बाबा है, जिससे उन्हें दिक्कत थी। हिंदू संगठन ने दुकान से बाबा नाम हटाने की मांग की। उन्होंने कहा बाबा शब्द उनके सिद्धबली बाबा से मिलता हुआ है। कोटद्वार में हिंदुओं के लिए सिद्धबली बाबा पूजनीय है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम शख्स की दुकान का नाम बाबा हो।
उन्होंने वकील अहमद से दुकान का नाम बदलने को कहा। इसी दौरान दीपक वहां पहुंचे और इसका विरोध किया। दीपक ने, जिम के संचालक हैं दीपक, और उस दुकान के सामने ही दीपक ने कहा वकील अहमद दुकान का नाम नहीं बदलेंगे अपनी, और इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं से दीपक की बहस भी हुई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दीपक क्या कह रहे हैं। भैया मुकदमा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे ऊपर क्यों हुआ। दंगे उन्होंने करे, माहौल उन्होंने खराब करा, कोटद्वार का माहौल उन्होंने खराब करा, पूरा का पूरा गालियां उन्होंने दी, जो उनके मन में आया। देहरादून से लड़के उन्होंने बुलाए, ठीक है, सब कुछ देहरादून से 150-200 करीबन लड़के आए, उन्होंने पूरा दम काटा। उसके बाद भी मुकदमा हम पे भी हो गया। मेरी ये समझ में आ रहा है कि हम पे मुकदमा क्यों हुआ। वो वही थे कि बजरंग दल के कुछ लड़के थे जो आए थे देहरादून से, 150 करीबन लड़के थे। उन्होंने गाली गलौज करी, फैमिली को लेकर उल्टा सीधा बोला। वो बजरंग दल के ही लड़के थे। महसूस तो क्या करना है, तबीयत खराब हो रही है भैया, फीवर आ रखा है, 102 बुखार था कल रात मेरे को, तो तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब हो रही है। मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओ ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओ ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया तो इस देश की माओ ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि पिछले दिनों प्लेन क्रैश की कई खबरें आई और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर की तकनीकी जांच हुई और तकनीकी जांच में यह पाया गया कि एयर इंडिया के जो कॉकपिट में जो फ्यूल बटन है, वो फ्यूल बटन में दिक्कत है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर जब क्रैश हुआ था और उसमें बहुत सी जानें गई थी। अब आपको बताऊं कि वो फ्यूल स्विच होता कहां है, यानी ईंधन का बटन। कॉकपिट में ईंधन का बटन होता है और इसी जगह लगा होता है। ये ईंधन का बटन अपने आप बंद हो गया, लॉक हो गया। ये कल एक जगह घटना हुई जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि ईंधन का बटन गड़बड़ है ड्रीम लाइनर में। अब देखिए जरा कि ये कहां लगा होता है कॉकपिट के अंदर। यहां पायलट बैठता है और ये जो बटन आप देख रहे हैं, ये बटन है जो फ्यूल स्विच बटन है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच शुरू हो गई। यह फैसला लंदन बेंगलुरु विमान का स्विच गड़बड़ी के बाद लिया गया। कल एक पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी खराबी की रिपोर्ट दी और उसने बताया कि विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक लॉक हो गया। इस विमान ने रविवार को लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी और इस रिपोर्ट के बाद में विमान की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए सभी विमानों की जांच शुरू कर दी गई है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अहमदाबाद क्रैश में भी फ्यूल सप्लाई बंद हुई थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ईंधन आपूर्ति कट गई। क्रैश में 260 मौतें हुई थी। तब कुछ अमेरिकी एजेंसियों ने दावा किया कि कैप्टन सबरवाल ने स्विच बंद किया। यह दावा कैप्टन की कॉकपिट में हुई बातचीत को लेकर किया गया था। उन्होंने पूछा था कि स्विच तुमने बंद किया क्या, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा था तुमने कट ऑफ किया, कट ऑफ क्यों किया। तब दूसरे पायलट ने जवाब दिया मैंने स्विच ऑफ नहीं किया है। इसी बातचीत के आधार पर ही हादसे का ठीकरा कैप्टन पर फोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब फ्यूल स्विच लॉक होने की रिपोर्ट ने ऐसे नैरेटिव पर सवाल उठाए। ये फ्यूल कंट्रोल स्विच इंजन के लिए तेल शुरू और बंद करने का काम करता है, यानी अगर उड़ान के दौरान स्विच गड़बड़ तो क्रैश जैसा हादसा भी हो सकता है। सुनिए जरा कैप्टन क्या कुछ कह रहे हैं। अभी हम अपना इंजन स्टार्ट करना चाहते हैं, एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें फ्यूल पंप ऑन करना पड़ता है और स्पार्क प्लग से स्पार्क प्लग हमें ऑन करना, स्पार्क ऑन करना पड़ता है कंबशन करने के लिए। तो जैसे अगर कंबशन करना होता है इंजन के अंदर तो हमें फ्यूल चाहिए और आग चाहिए। तो जो हमारा कंबशन चेंबर होता है इंजन में, उसमें हम अपना फ्यूल का सप्लाई यहां से देते हैं और ऊपर से स्पार्क देते हैं। बाई एनी चांस अगर ये मिड फ्लाइट में अगर ये ऑफ हो गया होता तो एक बहुत बड़ा खतरा था। क्यों? क्योंकि कंबशन हो नहीं पाता और इंजन फेल हो जाता। तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा खतरा बताया गया है और एयर इंडिया ने
ये सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी बोइंग 787 है उनके सबके जो स्विचेस हैं, जो फ्यूल स्विचेस हैं, उनको चेक किया जाए और उनको देखा जाए कि उसमें कोई मैल फंक्शन तो नहीं है। तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि अगर फ्यूल स्विच ही लॉक हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा तो ईंधन की सप्लाई बंद हो जाएगी, ईंधन नहीं जाएगा तो प्लेन क्रैश होगा सीधे। आइए बारी है लाइफ का फंडा की। क्या नकारात्मक लोग और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ताकत और आत्मविश्वास दोनों को कमजोर करते हैं। आचार्य चाणक्य ने आज से करीब 2500 साल पहले यह बहुत अहम फंडा दिया और आज भी उसका उतना ही महत्व है। आचार्य चाणक्य ने कहा, दुर्जनेषु चा सर्पेषु वरम सर्पो ना दुर्जन। मतलब दुष्ट या नकारात्मक शख्स और सांप की तुलना अगर की जाए तो सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तो एक बार डसता है, लेकिन नकारात्मक लोग हमें बार बार नुकसान पहुंचाते हैं। नकारात्मक लोग हर समाधान में परेशानी खोज लेंगे। आप कितना भी अच्छा काम करें, वो हर बात पर कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे तो वो इस पर भी आपको डर दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक लोग हर बार इतने सवाल और शक पैदा कर देते हैं कि आपकी सोच भी वैसी ही हो जाती है, जबकि सकारात्मक और उत्साही लोग हर मुश्किल में आपकी हौसला अफजाई करते हैं। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का बड़ा अहम फंडा दिया। जिंदगी में आगे बढ़ना है और सुकून से रहना है तो चाहे भले अकेले रह लीजिए, अकेले चल लीजिए, अकेले आगे बढ़ लीजिए, लेकिन नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करिए, अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।